Welcome students. Let's start the syllabus of class 9 science. Chapter 5, the fundamental unit of life. Let's start reading the chapter. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cell. Cell is a Latin word from a little room. इसमें बताया जा रहा है कि जो सेल वर्ड है वो कहाँ से आया और उसकी स्टार्ट कैसे हुई। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खुद ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने कॉर्क नाम का एक बार्क है, पेड़ की छाल है, जिसको उन्होंने अपने द्वारा बनाए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उन्होंने देखा कि उसमें कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसे भाग हैं जो कि जिससे वो पूरा का पूरा कॉर्क बना हुआ था। उन्होंने इन कंपार्टमेंट को सेल का नाम दिया। लैटिन में सेल कहते हैं एक छोटे कमरे को। दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is used till this day in biology. वैसे तो ये बहुत छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने पूरी साइंस को ही चेंज कर दिया था। साइंस की हिस्ट्री बन गई है एक, जिसमें सेल नाम का एक पार्ट है जिसकी डिस्कवरी हो गई थी। इवन टुडे सेल वर्ड को यूज किया जा रहा है बायोलॉजी में। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? अब एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बने कैसे हैं। जैसे हम इंसान हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, तो वो सारे बने किस चीज के हुए हैं। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब. विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फॉरसेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द concave side inner layer of the onion. This layer can be put immediately in a watch glass containing water. This will prevent the peel from getting folded or getting dry. What do we do with this peel? कह रहे हैं कि एक प्याज है, प्याज की जो अंदर वाली साइड होती है, वाइट साइड होती है, जिसे कि कॉन्केव साइड बोला है। कॉन्केव का मतलब होता है कि अंदर की तरफ मुड़ी हुई साइड, उसमें से एक पतला सा छिलका लीजिए। जो प्याज होता है उसके अंदर वाली साइड एक ट्रांसपेरेंट पील होता है, उसकी बात की जा रही है। और बोला है उसको एक ग्लास में पानी लेके उसमें डाल दीजिए ताकि वो जो पील है वो मुड़े ना और सूखे ना। Let us take a glass slide. Let us take a glass slide. Put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paintbrush might be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of saphonine solution on this piece, followed by a cover slip. Avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of a mounting needle. Ask your teacher for help. We have prepared a temporary mount of onion peel. We can observe this slide under low power followed by high power of a compound microscope. अब बोल रहे हैं कि वो जो अनियन पील निकाला था उसको अब एक ग्लास पे रख दीजिए। माइक्रोस्कोप के नीचे जो ग्लास होता है, वॉच ग्लास, उसमें रख दीजिए और उसके ऊपर रखने के बाद उस पे सेफनाइन सोल्यूशन डाल के ऊपर से कवर स्लिप होती है, ये भी एक ग्लास का पीस होता है, उसके ऊपर रख दीजिए। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह की होगी कि जो अनियन पील है वो इस तरह से दिखेगा कि उसमें कुछ कंपार्टमेंट्स है, ऐसे ऐसे कुछ हिस्से हैं जो कि पूरे के पूरे अनियन पील पे भरे पड़े हुए हैं। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? अब पढ़ेंगे कि ये है क्या, जो कि अनियन पील पे सारे कहीं पे दिख रहा है। These structure look similar to each other.
Together, they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulb of different sizes have similar small structures visible under a microscope. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they come from. जो अनियन पील हमने देखा उसमें जो चीज थी वो अनियन बल्ब पे दिख रही थी, वो पूरे के पूरे अनियन बल्ब पे थी, मतलब पूरे के पूरे अनियन पे ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और ये स्ट्रक्चर साइज से वेरी नहीं करते। किसी भी साइज का अनियन ले लिया जाए उस पे ये स्ट्रक्चर दिखेंगे ही दिखेंगे। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells. However, there are also single cells that live on their own. अनियन सारी तरह के अनियन इसी तरह के स्ट्रक्चर से बने हुए हैं जो कि बेसिक यूनिट है, मतलब ये आधार है किसी भी अनियन का, ना सिर्फ किसी अनियन का बल्कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, वो सारे ऑर्गेनिज्म इसी तरह के स्ट्रक्चर्स के साथ बने हुए हैं जिनको कि रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया था। सेल के बारे में थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे। Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. Leeuwenhoek, with the improved microscope, discovered the free living cells in pond water for the first time. It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. The cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Sheldon 1838 and Schwann 1839. The cell theory was further expanded by Virchow 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. जब बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं होते थे और बहुत लो पावर के माइक्रोस्कोप थे, उसी वक्त रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिफाइन कर दिया था, बता दिया था कि हर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको उसने सेल का नाम दिया था। उसके बाद और साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में ऐड ऑन किया सेल्स के बारे में, जैसे ल्यूवेनहॉक ने 1674 में पॉन्ड वाटर तालाब के पानी में से सेल को देखा था सबसे पहले। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस के बारे में बताया था जो कि हर सेल का सेंट्रल पार्ट होता है। पुरकिंजे ने 1838 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बोला था जो कि न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड, सेल के अंदर वाली साइड, मतलब पूरा सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, तो सेल में न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो एरिया है उसमें जो फ्लूइड है उसके बारे में बताया था जिसे प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। तो ये भी बताया गया था कि सारे प्लांट्स एनिमल्स हैं उनमें सेल होते हैं और ये बेसिक फॉर्म, बेसिक यूनिट है लाइफ का, मतलब ये तभी इंसान जिंदा रह सकता है अगर उसमें सेल हैं। नॉट ओनली इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसलिए जिंदा रहता है क्योंकि वो सेल का बना हुआ होता है। उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, शेल्डन एंड श्वान। उन्होंने सेल की थ्योरी को आगे और बढ़ाया। विर्शॉ ने बताया कि शुरू में जब धरती पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं थे, मतलब वो ऑर्गेनिज्म नहीं थे जो सेल, अलग अलग प्रकार के सेल से भरे पड़े हैं, तब धरती पे सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल हुआ करता था। तो उसके बाद उन ऑर्गेनिज्म से ही आगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने हैं। आगे हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। The invention of magnifying lenses led to the discovery of microscopic world. It is not known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba, Chlamydomonas
paramecium and bacteria. These organisms are called unicellular organism, where uni means single. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organism. Multi means many, such as some fungi, plants and animals. जब हाई पावर के माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, उसके बाद सेल्स के बारे में और भी ज़्यादा इन्वेंशंस होने लग गई। अब हमें पता है कि अमीबा, क्लोमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं और वो पूरा के पूरे उनकी बॉडी उस सेल से बनी हुई होती है। इसके अलावा उनकी बॉडी में कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, जिन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक प्रकार के सेल नहीं होते। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक प्रकार के कई सेल होते हैं। इसके बाद सेल्स के भी प्रकार होते हैं, मतलब अनेक प्रकार के अनेक सेल होते हैं, जैसे फंगाई और प्लांट्स और एनिमल्स। ह्यूमंस भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? Cells divide to produce cell of their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. जितने भी मल्टी ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो सिंगल सेल से ही बने हैं, क्योंकि आगे जैसे हम पढ़ेंगे कि जो सेल्स हैं, सेल्स वो प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस कैसे करते हैं? वो खुद को डिवाइड कर देते हैं, अपने आप को एक सेल दो में बांट देगा, जिससे कि उसकी रिप्रोडक्शन हो जाती है और इस तरह से पूरे के पूरे नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और ये जो सेल है जिसकी सबसे पहले डिवीज़न हुई या प्रोडक्शन हुई, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल ही था, मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म था कोई, जिसमें सेल की डिवीज़न होने लग गई थी। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। कुछ ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। जो सेल्स होते हैं, एक प्रकार के सेल हैं, वो एक बॉडी में बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे सेल्स का जो ग्रुप है, एक प्रकार के सेल का ग्रुप है, उसका कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ऐसे ही दूसरे सेल्स का जो ग्रुप होगा, उसका फंक्शन कोई और होगा। तो इस तरह से पूरी बॉडी फंक्शनल हो जाती है जब अलग अलग प्रकार के सेल्स अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे हम जानते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं और वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो वो ऑर्गन्स खुद से काम नहीं कर रहे, उनके अंदर जो जिस प्रकार के सेल्स हैं और सेल्स किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी हिसाब से बॉडी में वो फंक्शन ऑर्गन का बन जाता है। जैसे कि ये है मसल सेल। ये मसल सेल है जिससे हमारी मसल्स बनी हुई हैं और इसका फंक्शन जो है उसके कारण ही हमारा बॉडी में मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ शो करती हैं। ब्लड सेल है, नर्व सेल है जो कि न्यूरॉन्स सेंड करता है हमारी बॉडी में, ओवम है, बोन सेल है, स्पर्म है, फैट सेल है। ये सब सेल्स डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और बॉडी में इनके ग्रुप्स हैं, मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का ग्रुप होता है और वो मिलके एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, जो आगे हम स्टडी करेंगे। जितना भी हमने अभी तक टॉपिक स्टडी किया है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें सबसे पहले सेल की डेफिनेशन है। सेल की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। उसके बाद आ जाता है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम क्या हैं, जो कि बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, अमीबा, क्लोमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। इसमें सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पूछा जा सकता है, क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच कंप्राइज ऑफ वन सेल ओनली। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है विच कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप्स ऑफ मल्टीपल या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड
multicellular organisms such as fungi, plants and animals. You can also write human beings. इन दोनों के डिफरेंस भी आ सकते हैं. डिफरेंस में आप इनका मीनिंग लिखेंगे, मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर का, और उसके एग्जाम्पल्स लिख देंगे. इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें वो पूरा का दैट इज कंप्राइज ऑफ वन सेल ओनली, द होल बॉडी कंप्राइज ऑफ वन सेल. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म the whole body comprises of different type of cells and their groups. Let's move on. The shape and size of cells are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. अब बोल रहे हैं कि जो सेल होते हैं उनका शेप और साइज है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन कुछ सेल्स हैं वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं. जैसे अमीबा है, वो उसका सेल अपनी शेप चेंज करता है जिसके कारण अमीबा की शेप चेंज होती है. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई डज अमीबा चेंज इट्स शेप, बिकॉज इट्स सेल्स चेंज शेप, इसका आंसर होगा हर सेल ने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है, एक खास फंक्शन परफॉर्म करना होता है. वो फंक्शन डिपेंड करता है उस सेल के शेप और साइज पे. सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करेगा उसकी शेप और साइज पे. कई केसेस में क्या होता है, कुछ सेल्स हैं उनकी शेप चेंज नहीं होती और वो फिक्स्ड रहती हैं, जिसके कारण वो सेल हैं अपनी एक फीचर अटेन कर लेते हैं. जैसे नर्व सेल हुआ या बाकी सेल हैं जो हमने पीछे अभी देखे हैं, पिक्चर्स देखी थी. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. How does a living cell perform these functions? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. This means that different parts of the human body perform different functions. The human body has a heart to pump blood, stomach to digest food, and so on. Similarly, division of labor is also seen within a single cell. In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. Each kind of cell organelles perform a specific function, such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, and so on. A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called the cell. It is interesting that all cells are found to have the same organelles, no matter what their function is or what organism they are found in. जो सेल होते हैं उन्होंने कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने होते हैं, मतलब बेसिक फंक्शन है जो कि वो सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करेगा. तो वो कौन से फंक्शन है, उन्होंने कैसे ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं. डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल हैं. अब वो पार्ट है जो बॉडी का क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके सेल पे डिपेंड करता है. वो फंक्शन अकेला सेल खुद से ही नहीं परफॉर्म कर रहा, उस सेल के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से सेल पूरा का पूरा काम कर रहा है. जैसे कि एक कार होती है, कार है वो अपनी शेप लिए हुए है और कार का काम है रोड्स पे रन करना, लेकिन वो कार की बॉडी है जो हमें दिखाई दे रही है बाहर से, सिर्फ वही नहीं रन कर रही, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके कारण कार और कार के अंदर अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं. जैसे कार का रोड पे भागना उसके इंजन पे डिपेंड करता है, कार में लाइट्स का ऑन होना, एसी ऑन करना, कार को रिवर्स करना, तो इसके लिए अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हैं. सेम वे जो सेल है, सेल में भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शंस कर रहा है, जिसके कारण ओवरऑल सेल के जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म हो रही है. उन कंपोनेंट्स को सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं. हर सेल में ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो सेल चाहे ह्यूमन का हो, प्लांट का हो, तो उनमें ऑर्गेनेलीज सेम रहते हैं, वो ऑर्गेनेलीज चेंज नहीं होते.
जो सेल होता है वो अपने फंक्शन सिर्फ ऑर्गेनेलिस के कारण ही परफॉर्म कर पाता है। What is a cell made up of? What is the structural organization of a cell? अब सेल मेड अप ऑफ का मतलब है कि सेल में कौन से कंपोनेंट्स हैं, मतलब उसके ऑर्गेनेलिस। अब हम सेल के ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। We saw above that the cell has a special component called cell organelles. How is a cell organized? If we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell: plasma membrane, nucleus, cytoplasm. All activities inside the cell and interaction of the cell within its environment are possible due to these features. कोई भी सेल हो उसमें कुछ ऑर्गेनेलिस कॉमन है, मतलब कि हमने जैसे पढ़ा कि ऑर्गेनेलिस सभी सेल्स में सेम होते हैं, तो सेम होते हैं और उनका फंक्शन भी सेम होता है। इसका मतलब है कि वो जो ऑर्गेनेलिस हैं वो कोई ना कोई अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं सेल में, जिसके कारण सेल फंक्शनल हो रहा है। तो मेन जो हमारे ऑर्गेनेलिस हैं वो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, या सेल मेम्ब्रेन। वैसे तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है आउटर कवरिंग, तो ये सेल की आउटर कवरिंग होती है। दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some material in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करते हैं, मतलब बाहर का जो सेल के जो भी चीज़ें हैं उसको सेल के अंदर की चीज़ों से अलग रखते हैं। तो वो किसका काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो ये परमिएबल होता है, मतलब कि परमिएबल जिसके इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट की जा सके। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये कुछ मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करता है सेल के अंदर और बाहर। उसी तरह से ये कुछ मटेरियल ऐसे हैं, अनवांटेड मटेरियल हैं बाहर की तरफ, जिनको अंदर जाने से रोकता है, या कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल इनसाइड द सेल हैं जिनको बाहर जाने से रोकता है। तो ये कैसे रोकता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद सिलेक्ट करता है, जिसके कारण इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन आएगा व्हाई इज सेल कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो आपने इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन बताओगे कि ये सेल की आउटर कवरिंग है जो सेल के इंटरनल ऑर्गेनेलीज हैं उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। उसके बाद ये कुछ की एंट्री एग्जिट को अलाउ करता है। एंड थर्ड पॉइंट इज कुछ मटेरियल्स की एंट्री एग्जिट को प्रिवेंट करता है, सेपरेशन करता है, एंट्री एग्जिट अलाउ करता है, एंट्री एग्जिट प्रिवेंट करता है। दैट इज व्हाई it is called selectively permeable membrane because it is selecting which material should go inside the cell or outside the cell, or which material should not go inside the cell or remain inside the cell. How does the movement of substances take place into the cell? How do substances move out of the cell? अभी हमने ये पढ़ा कि एंट्री एंड एग्जिट हो रही है, तो वो एंट्री एग्जिट हो कैसे रही है। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. हमने पिछली क्लासेस में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने स्टडी किया था कि गैसेस की मूवमेंट है जो इन एंड आउट होती है, जो उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। सेल के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की मूवमेंट है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको डिफ्यूजन बोला जा रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है
सेल से बाहर जाएगी, ऑक्सीजन है सेल के अंदर जाएगी थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के कोई मुंह तो लगा नहीं है कि मुंह से ऑक्सीजन निकाल देगा और मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा और ऑक्सीजन को इनहेल कर लेगा, तो वो अपने मेम्ब्रेन के थ्रू ये सब करता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जिसके कारण आप आगे का पूरा टॉपिक इजीली समझ सकते हो। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर एरिया में है, उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब है कि जो बाहर का रीजन है या अंदर का रीजन है सेल से, उसमें किसी चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। और कंसंट्रेशन लो का मतलब है कि उस चीज की क्वांटिटी लो है। अब इसमें क्या है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो कोई भी मटेरियल है, गिवन मटेरियल है जिसकी हमने मूवमेंट स्टडी करनी है, तो वो मटेरियल हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में मूव करता है। मतलब कि जहाँ पे घनत्व ज़्यादा है वहाँ से कम घनत्व वाले एरिया में मूव करता है। Something similar to this happen in cell when, for example, some substances like carbon dioxide, which is cellular waste and required to be excreted out of by the cell, accumulate in high concentration inside a cell. In the cell's external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of carbon dioxide inside and outside a cell, carbon dioxide moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion, where the level or concentration of oxygen inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. जो डिफ्यूजन है वो गैसेस के केस में होती है। अब इसमें बोल रहे हैं कि सेल में भी डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन की हेल्प से हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन एरियाज को डिटेक्ट करके वहाँ से कुछ चीज़ों की एंट्री और एग्जिट सेल के अंदर या बाहर की जाती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सेल में एक वेस्ट मटेरियल की तरह होता है जिसको सेल से बाहर चले जाना चाहिए। इस केस में सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जो डिसाइड करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट है, और उसको हाई कंसंट्रेशन एरिया में भेज देंगे। हाई कंसंट्रेशन एरिया में भेजने का मतलब ये है कि उसको जहाँ पे घनत्व ज़्यादा है वहाँ पे भेजेंगे ताकि उसकी मूवमेंट लो कंसंट्रेशन एरिया में हो जाए आउटसाइड द सेल। अब सेल के बाहर वाली साइड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो होती है। सेल के अंदर जब प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी नहीं है। उस केस में सेल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन एरिया में भेज देगा। वो हाई कंसंट्रेशन एरिया फिर कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के बाहर लो कंसंट्रेशन एरिया है जो उसमें सेंड कर देगा, जिसके कारण कार्बन सेल से बाहर निकल जाएगी। इसी तरह से ऑक्सीजन को सेल के अंदर एंटर किया जाता है। जब सेल के अंदर सारी ऑक्सीजन कार्बन में चेंज हो जाती है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम रह गई है और बाहर की तरफ ऑक्सीजन आके इकट्ठा हुई है और वेट कर रही है सेल के अंदर जाने के लिए। इस केस में सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और सेल के बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है। अगेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, वहाँ से ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन एरिया में सेल के अंदर एंटर कर जाएगी और सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगी अपने फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए। Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecule through such a selective permeable membrane is called osmosis. अभी पीछे वाले टॉपिक में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देती हूँ। तो इसमें आपने क्या करना है, सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन करनी है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके बारे में नोट्स बनाने हैं कि क्या होता है। उसमें आप बताएंगे कि ये सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है,
कुछ की एंट्री एग्जिट को अलाउ करता है और कुछ मटेरियल की एंट्री एग्जिट को प्रिवेंट करता है, जिसके कारण सिलेक्शन करनी पड़ती है, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। उसके बाद डिफ्यूजन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। डिफ्यूजन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो सेल में डिफ्यूजन का क्या रोल है, ये आ सकता है। देन यू कैन एक्सप्लेन कि कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन एरिया में भेज के उसको सेल के बाहर लो कंसंट्रेशन एरिया में एक्सक्रीट कर दिया जाता है, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है। दिस इज डन थ्रू डिफ्यूजन। और ऑक्सीजन की सेम वे से एंट्री सेल के अंदर कर दी जाती है, जहाँ पे बाहर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हाई है और सेल के अंदर लो है, और डिफ्यूजन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल ऑक्सीजन मूव कर जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रिमेंबर रखने हैं। उसके बाद है लिक्विड के केसेस में, वाटर के केसेस में भी डिफ्यूजन होता है। ये गैसेस का अभी हमने पढ़ा है, अब वाटर का डिफ्यूजन हम पढ़ेंगे, जिसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो बी वेरी अटेंटिव। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in the water. Thus, osmosis is the passage of water from a region of high concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. Again, जब वाटर की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में होती है, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो वो परमिएबल है। परमिएबल का मतलब है जो इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट को अलाउ करता है। अब जब हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन अंदर बाहर जा रही है, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि लिक्विड्स भी अंदर बाहर जा रहे हैं, क्या ये जो जब हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में लिक्विड मूव करता है, तो क्या सिर्फ अंदर वाली साइड जाता है? जैसे अगर बाहर हाई कंसंट्रेशन है और अंदर लो कंसंट्रेशन है, क्या लिक्विड सिर्फ बाहर से अंदर ही जाएगा? ऐसा नहीं है, मूवमेंट टू वे होती है। अंदर से बाहर भी जाता है, बाहर से अंदर भी जाता है। लेकिन अगर क्वांटिफाई करें तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ज़्यादा होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और लो से हाई की तरफ मूवमेंट कम है या क्वांटिटी कम है, जिसके कारण ओवरऑल जो मूवमेंट है वो हम ये कहते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है। अदरवाइज है तो टू वे, बट जो ज़्यादा है वो लो की तरफ हो रही है, इसलिए उस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? अगर हम प्लांट या एनिमल सेल को सॉल्ट या वाटर के सोल्यूशन में डालें तो क्या होगा? अब जैसे हमने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस होगा, क्या इन सेल्स में भी ऑस्मोसिस होगा? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या ऑर्गेनेलीज हैं, वो सब प्रकार के सेल्स में होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। इसका मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स सबके सेल्स में है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स में भी ऑस्मोसिस होगा, डेफिनेटली होगा, और उसके अलग अलग तरीके हैं कि ऑस्मोसिस होगा किस तरह से और सेल पे उसका क्या इफेक्ट होगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। 3 मेथड्स हैं। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. जब सेल के बाहर हाई कंसंट्रेशन हो सेल के अंदर के कंपैरेटिवली, उस केसेस में जो वाटर है बाहर से अंदर ज़्यादा जाएगा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर भी जा रहा है। जैसे अभी मैंने बताया, टू वे मूवमेंट है लिक्विड्स की, बाहर भी जा रहा है लेकिन अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा जाएगा। जब सेल के अंदर ज़्यादा सोल्यूशन चला जाता है तो उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than will leave. The net
या ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। जैसे कि मैंने अभी बताया कि टू वे मूवमेंट है, तो अंदर पानी ज़्यादा जाएगा जिसके कारण सेल स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, और जिसको हम प्रोसेस को बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट है, if the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. जब सेल के बाहर जितनी कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर भी उतनी ही कंसंट्रेशन हो, उसको उसमें मूवमेंट है वो इक्वल होगी। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मूवमेंट नहीं होगी, पानी की मूवमेंट हो रही है बट इक्वल मूवमेंट हो रही है क्योंकि कंसंट्रेशन भी इक्वल है। इस तरह के सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। नेक्स्ट है, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, so there is no overall movement of water, the cell will stay the same size. इस केस में सेल है उसका साइज सेम रहेगा। If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. अगर मीडियम में मतलब सराउंडिंग में, सेल के सराउंडिंग में जो कंसंट्रेशन है वो लो है, तो उस केस में जो सेल के अंदर वाटर है वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के कारण सेल है वो अपना जो साइज है उसका छोटा हो जाएगा। ये सारे प्रोसेसेस 3 के 3 जो पढ़े ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन की बात की जा रही है। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें सेल अपना साइज खो दे या छोटा हो जाए उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम more water leaves the cell than enters it, therefore the cell will shrink. क्योंकि बाहर की तरफ ज़्यादा पानी जा रहा है अंदर जाने के बजाय, इसलिए सेल श्रिंक कर जाएगा। ऑस्मोसिस में, डिफ्यूज़न में ऑस्मोसिस के ये 3 केसेस हैं जिसके कारण सेल के साइजेस पे फ़र्क पड़ता है। ये सारा का सारा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। अगर आपको आ जाए कि जो रेजिन है या किशमिश है, अगर उसको पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो हमने देखा है जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है। इसके अलावा किशमिश की जो मिठास है वो कम भी हो जाती है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें ऑस्मोसिस के थ्रू किशमिश के अंदर लो कंसंट्रेशन में बाहर से हाई कंसंट्रेशन वाला पानी अंदर जा रहा है। इसके अलावा अंदर से भी बाहर की तरफ कुछ मूवमेंट हो रही है, जिस मूवमेंट के कारण किशमिश की स्वीटनेस भी निकल के बाहर पानी में घुल जाती है और किशमिश की स्वीटनेस कम हो जाती है। एक एक्टिविटी है, अब उसको पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस विद एन एग। Remove the shell of an egg by dissolving it in dilute hydrochloric acid. The shell is mostly calcium carbonate. A thin outer skin now encloses the egg. Put the egg in pure water. Observe after 5 minutes. What do you observe? The egg swells because water passes into it by osmosis. Place a similar de-shelled egg in a concentrated salt solution and observe for 5 minutes. The egg shrinks. Why? Water passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated. इसमें बोल रहे हैं कि एक एग लीजिए और उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल के उसकी आउटर शेल है उसको डिसॉल्व कर दीजिए। उसके बाद में आप देखोगे कि जो एग बचेगा उसके बाहर वाली साइड एक पतली सी लेयर रह जाएगी। अब उस एग को पानी में डालेंगे, 5 मिनट के बाद जो एग है पानी में डालने के बाद वो एग है वो फूल जाएगा क्योंकि उस एग ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है ऑस्मोसिस के कारण। दूसरे केस में सिमिलर टाइप के एग को हम नमक वाले पानी में डालेंगे तो वो श्रिंक कर जाएगा क्योंकि इस केस में ऑस्मोसिस तो हो रहा है लेकिन बाहर कंसंट्रेशन हाई है जिसके कारण एग के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा।
Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant root is also an example of osmosis. अब osmosis है उसका plants की लाइफ पे में क्या इम्पोर्टेंस है. जो प्लांट्स हैं हमें पता है कि प्लांट्स को हम जड़ों में पानी देते हैं जब वो मुरझा जाते हैं, और पानी देने के बाद वो प्लांट फिर से एकदम हरे भरे हो जाते हैं. वो सारा ऑस्मोसिस के कारण होता है, क्योंकि जब जड़ों में पानी दिया जाता है तो जड़ों में जो सेल्स हैं वो पानी को गेन करते हैं, और ऊपर की तरफ बाकी के सेल्स हैं प्लांट में वो भी पानी को गेन कर लेते हैं रूट्स के थ्रू. और जब वो पानी को गेन करते हैं तो उसके बाद वो सेल्स स्वेल हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेते हैं. Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. Diffusion है वो सेल के अंदर बाहर गैसेस और वाटर की मूवमेंट को करने में हेल्प कर रहा है. इसके अलावा सेल है जो सेल न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी यूज करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए वो कुछ और मटेरियल्स को भी इनसाइड एंड आउटसाइड मूव कर रहा है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. However, we can observe the structure of the plasma membrane only through a microscope. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, और वो लिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है. 1 मार्क में ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन, उसका बना हुआ है. The flexibility of the cell membrane also enable the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis. Amoeba acquire its food through such process. This paragraph is very important. जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बाहर से अपना फूड अंदर ले लेता है, एनगल्फ कर लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है बाहर से फूड. सेल के कोई मुंह नहीं लगा, वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही अपना फूड या और मटेरियल्स को एक्वायर करेगा या उसको एक्सपेल करेगा. तो अपना फूड एनगल्फ कर लेता है बाहर के एनवायरनमेंट से. अमीबा भी इसी प्रोसेस से अपना फूड खाता है, क्योंकि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो सिर्फ एक सिंगल सेल है उसकी पूरी की पूरी बॉडी. तो वो खाना खाने के लिए एनगल्फिंग की मदद ले रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. रिमेंबर दिस टर्म, एंडोसाइटोसिस, अ प्रोसेस बाय विच सेल एनगल्फ्स इट्स फूड थ्रू सेल मेम्ब्रेन. ओके, इस पूरे टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है? सबसे पहले हमने ऑस्मोसिस का देखा था कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आएगी, movement of water inside and outside the cell through cell membrane या plasma membrane is called osmosis in a cell. Again, इसकी movement कैसे होती है? हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जब सोल्यूशन मूव कर जाता है तो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है. इसमें 3 तरह के सोल्यूशंस होंगे जिनके कारण ऑस्मोसिस हो सकता है. सबसे पहले सेल के अंदर की तरफ लो कंसंट्रेशन एरिया होने के कारण सोल्यूशन सेल के अंदर मूव कर जाएगा, जिसके कारण सेल है वो फूल जाएगा. उस तरह के सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं. दूसरा है कि सेल के अंदर बाहर दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है, जिसके कारण सेल के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस तरह के सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं. फाइनली जब सेल है वो श्रिंक कर जाता है, क्योंकि सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई होती है, बाहर लो कंसंट्रेशन होती है, और इस तरह के सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं. उसके बाद प्लांट्स पे आ जाएंगे कि प्लांट्स भी अपना जो वाटर है एब्जॉर्ब ऑस्मोसिस के थ्रू ही करते हैं. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के अलावा जो सेल है, सेल और मटेरियल्स को भी इनसाइड एंड आउटसाइड लॉ कर रहा है. डिफ्यूजन में
सिर्फ गैसेस एंड वाटर नहीं और मटेरियल्स की भी मूवमेंट को अलाउ कर रहा है। तो वो अपनी एनर्जी लेने के लिए है ताकि सेल को न्यूट्रिशन मिल सके। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना होता है जिन्हें लिपिड और प्रोटीन कहा जाता है। फाइनली एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन है जो वो अपना फूड एक्वायर करता है, जस्ट लाइक अमीबा। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।